पहला क्वेश्चन ये, कैन वी अमेंड द प्रियम्बल? क्या प्रियम्बल में सुधार किया जा सकता है? कर सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? तो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रियम्बल संविधान का एक हिस्सा है ना? है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की जननी की बात कर सकता है। क्या कर सकते हैं? संविधान की जननी। हाँ, विदाउट प्रियम्बल संविधान नहीं है, राइट। एक ऑर्नामेंटल पार्ट कहा जा सकता है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ओके। और एक केस हुआ था, इससे रिलेटेड केस भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट केस है। दैट इज़ योर बेरूबारी केस ऑफ 1960, ठीक है? सॉरी, श्योर। You have just started with the preparation. दो अटेम्प्ट दे चुका हूँ, बाकी Okay. तो कहीं पे लिए क्लासेस पहले? नहीं नहीं। ऑप्शनल है, पहले ICS ऑप्शन क्या है? एंथ्रो। एंथ्रो। तो केसेस अभी देख लेंगे, लेट हिम कम। क्या हुआ है ना कि कई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं पहले कि प्रियम्बल को पार्ट मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, अगर मानना चाहिए तो क्यों मानना चाहिए, और दूसरा अगर नहीं मान रहे तो प्रियम्बल रखना ही क्यों है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो फिर हम प्रियम्बल को रखें क्यों? बेरूबारी केस ऑफ 1960, इसका जो बैकग्राउंड है वो यही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज जस्ट अ हेडर। ये वेट, आई विल राइट टिल ही कम्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज जस्ट अ हेडर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, जैसे प्रीफेस होता है बुक में, ये वैसा ही है। बट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को ओवररूल किया। सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन। किस केस में? राइट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर डिसीजन को ओवररूल किया और ये कहा, 2-3 पॉइंट्स आए इसमें। पहला पॉइंट कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट इज़ नॉट ओनली एन इंट्रोडक्शन और आईडी कार्ड। एन पालकीवाला ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये सिर्फ एक आईडी कार्ड है। इन्होंने उस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई किया कि नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई आईडी कार्ड नहीं है, ये कोई इंट्रोडक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड थर्ड इज़ ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट जस्टिसिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसके एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट नहीं दौड़ सकते हो। फिर सिग्निफिकेंस क्या हुई प्रियम्बल की? अगर ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, व्हाई शुड वी हैव द प्रियम्बल? एज अ डायरेक्शन
डायरेक्टिव हो सकता है। या तो ये एक एम है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए। ये एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको इसको अचीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सेकेंडली, कई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कोर्ट ने रेफरेंस लिया है प्रियम्बल का टू इंटरप्रेट एनी लॉ, टू इंटरप्रेट एनी केस, तो वहाँ पे प्रियम्बल का रेफरेंस आप ले सकते हो। बेसिकली प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस यही है कि इसको एज एन एम देखा जा रहा है, ठीक है, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने अपने देश को एक एम दिया है कि वी हैव टू फंक्शन लाइक दिस, वी हैव टू फंक्शन बीइंग अ सोशलिस्ट, अ सेक्युलर, अ डेमोक्रेटिक, अ रिपब्लिक नेशन। वी हैव टू गिव टू आवर सिटीजन्स जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फ्रैटर्निटी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अस हैविंग द प्रियम्बल। चौथा पॉइंट है अमेंडेबल। अमेंडेबल तो है ही, पहला हुआ है 76 में, एक ही बार हुआ है अभी तक। नाउ इफ आई आस्क यू, जस्टिसिएबल क्या है फिर? जस्टिसिएबल क्या है? फंडामेंटल राइट्स। राइट, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ, आप 32 या 226 हाई कोर्ट, 32 सुप्रीम कोर्ट, आप दौड़ सकते हो। थैंक्स टू यूएसए, इंडिया ने अपना प्रियम्बल डिराइव किया है यूएसए से, सोर्सेज यूएसए, ठीक है, डेरिवेशन। सो दिस वाज अबाउट प्रियम्बल। अच्छा, इसके बाद मैंने ये किया है कि अगर आप लोगों को पीपीटी चाहिए, यू कैन गेट द पीपीटी एज वेल, तो यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल एज वेल। एंड ये पीपीटी पूरी दिस आई हैव ओनली क्रिएटेड, पूरे हर रिसोर्स से सारी चीज़ों को देखते हुए। यू कैन ऑल्सो गेट द पीपीटी, और ये तो मुझे बोला गया कि यू कैन आस्क इफ़ दे वांट एनी पर्टिकुलर डिक्टेशन ऑन दैट, ठीक है। पीपीटी भी यू विल गेट, डिक्टेशन भी यू विल गेट, इफ़ यू वांट टू हैव इट, तो आप ले सकते हो। एक बार पूरा रिवाइज कर लें, सारे इसे गो थ्रू करें। तो प्रियम्बल में आइडियल्स या इसको कैरेक्टर कह लो, ये हमारे 5 कैरेक्टर हैं और 4 एस्पिरेशंस या एम है ये, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। आइडियल्स या कैरेक्टर में सॉवरेन पहला है। सॉवरेन में वील सी कि इंडिया किसी का डोमिनियन नहीं है ना, इंडिया किसी से डिपेंडेंट नहीं है, नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ फॉर इंडिया और यूएन मेंबरशिप डज नॉट डिमिनिश इट्स सोवेर्निटी, ठीक है। अगर यूएन कुछ करने को बोलता है तो हम बाउंड नहीं है कि हमें वो करना ही होगा। देन बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन ईदर अक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। समझ आया? या तो हम दे सकते हैं अपनी टेरिटरी या हम अक्वायर कर सकते हैं, हम उसके लिए भी इंडिपेंडेंट हैं। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ? इन जनरल सोशलिस्ट का मतलब in which every member of society is having access to resources of society and nobody is completely left out. सबके हाथ में resources हैं, सबके हाथ में हम opportunity दे रहे हैं। Now this word was added via 42nd Amendment Act in 1976, लेकिन कुछ ऐसे provisions हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि सोशलिस्टिक नेचर हमारा कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे डीपीएसपी हमारा मिक्स्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं आपके डीपीएसपीज में, है ना। तो ये लिंक करते हैं हमें कि हाँ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, वेरियस प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिना इस वर्ड को ऐड किए भी हम सोशलिस्टिक हैं, है ना। हमारे को डीपीएसपी में हमने देखा है, एंड देन वी सॉ कि वी आर हैविंग इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी। फिर कांग्रेस पार्टी अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन सपोर्टिंग सोशलिज्म वे बैक इन 1955। इंडियन स्टाइल इज डेमोक्रेटिक, मतलब पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेस दोनों को एनकरेज किया जाता है, विच इज मिक्स ऑफ गांधीयन एंड सोशलिस्ट, गांधीयन एंड मार्क्सिस्ट।
इसका अपोजिशन है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, जहाँ पे स्टेट गेट्स टू डिसाइड एवरीथिंग अंडर द सन concerning the distribution and usage of resources. Indian socialism blend of Marxist and Gandhian, ये हमने देख लिया था, ठीक है. Secular, not connected with religious or spiritual matters. Again 76 में ऐड किया गया है. अब सेक्युलर को कैसे समझ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा था कि ऑल्दो द सेक्युलर स्टेट was not expressly mentioned in the constitution, there can be no doubt that constitution makers wanted to establish a secular state. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर इस वर्ड को नहीं लिखा है तो हम सेक्युलर नहीं थे. दिस वॉज नॉट द केस. सुप्रीम कोर्ट ने 74 में एक केस में इसको क्लियर किया. This is evident when one considers the secular fundamental provisions of our constitution, जैसे right against discrimination based on religion, race, caste, etc. फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies positive concept, जैसे हर religion irrespective of their strength have the same status and support from the state. हमने देखा कि चार धाम यात्रा के लिए भी, कांवरियों के लिए भी सरकार काम कर रही है, मक्का मदीना जाने वालों के लिए भी सरकार काम कर रही है. सबके लिए दे आर गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी, दे आर गेटिंग इक्वल स्टेटस बाय द गवर्नमेंट. अब डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है? वो ऐसे कि बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवेरेनिटी. तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. Our democracy is an indirect democracy where elected representative take decision concerning the country. और elected representative को people of India से power मिल रही है. ठीक है, ये हो गया डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट. The opposite of this happens to be direct democracy, where citizens take decision using tools such as referendum, plebiscite, initiate and recall. है ना? डेफिनेशन देख लो बस, बेसिक्स है तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इन टूल्स को यूज़ करते हुए डिसीजन लिए जाते हैं. रेफरेंडम एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है it is referred to the electorate for settlement by their direct votes. तो direct votes के थ्रू जो है, जो लॉ बनाने की कोशिश की जा रही है, जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टोरेट को भेजा जाता है कि वो डायरेक्ट वोट से उसको सेटल करें. सेकेंड इज योर प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट में इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. मतलब लोगों की सजेशंस, लोगों के क्या बिलीफ हैं, लोगों का क्या सजेशन है, ये इम्पोर्टेंट है प्लेबिसाइट के लिए. इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स. थर्ड इज इनिशिएट, by means of which people can propose a bill to the legislature for enactment. मतलब people directly can propose a bill कि आप इसके enactment के लिए काम करो, आप इस पे law बनाओ. ठीक है. Recall चौथा है, method by means of which voters can remove a representative or officer before the expiry of his term when he fails to discharge his duties properly. लोगों के पास ये पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि सो एंड सो रिप्रेजेंटेटिव या कोई ऑफिसर है जो अपना काम, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, हम उनको उनके टर्म के ख़त्म होने से पहले ही उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं. ठीक है. सो आवर डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच executive is responsible to legislature, है ना. And the term democratic is used in the preamble in broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. ठीक है. ये NCERT से बेसिक से लिया गया है, वो भी ज़रूरी होता है. आपको कई बार इन्हीं लाइन से क्वेश्चंस उठ के आते हैं. देन रिपब्लिक पे आते हैं. तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब इट्स ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया
अनलाइक यूके जहाँ पे जो हाईएस्ट ऑफिस है दैट इज़ रिजर्व फॉर मोनार्की, यहाँ तो ऐसा है नहीं। डेमोक्रेसी को यूज़ करते हुए हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव हमारे और हम भी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से देश की फंक्शनिंग को आगे बढ़ाते हैं। रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल एंड नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग। पॉलिटिकल सोवरेनिटी हमारे अंदर है। हमने देखा कि हम लोग सॉवरेन हैं एक केस में, वोट करते टाइम, ठीक है, याद आ रहा है? तो हम लोग सॉवरेन हैं ड्यूरिंग वोटिंग। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लोगों के हाथ में, ना कि किंग के हाथ में। Therefore, the term republic in our preamble indicates that India has an elected head called president who is elected indirectly for a fixed tenure of 5 years. Indirectly वो elect हो रहे हैं। MP MLAs को हम डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, देन वो लोग इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ 4 एस्पिरेशंस या एम कह लें अगर प्रियम्बल का, तो वो है जस्टिस। जस्टिस कहाँ से बोरो किया गया? अर्स्टवाइल USSR, रशिया से लिया गया था जस्टिस के टर्म को। आइडियल ऑफ जस्टिस इज in the case embraces 3 distinct forms which is again social, economic and political. अब social पे आओ, कैसे कह सकते हैं कि socially हम दे रहे हैं justice अपने citizens को without any social discrimination? तो फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में हमने कई आर्टिकल्स देखे हैं जहाँ पे वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स: कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, ठीक है। 5 ग्राउंड्स पे हम नहीं कर सकते। आर्टिकल 15, 16, 17, 18। एक जनरल क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि एब्सोल्यूट है? 17, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एब्सोल्यूट है। उसको चाहे मोदी परफॉर्म कर रहे हो, उसको चाहे मैं परफॉर्म कर रही हूँ, नथिंग डूइंग, आप अनटचेबिलिटी परफॉर्म कर ही नहीं सकते। आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट राइट है जो कि सिटीजन्स को दी गई है, ठीक है। सोशल जस्टिस ये हो गई कि कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, जिसका मतलब कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन बिटवीन पीपल ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे इक्वल वेजेस एक्ट है, ठीक है। बट अगेन यू विल से कि ऐसा तो होता नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं, बट प्राइवेट के एंटाइटलमेंट्स अलग होते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर में चलें, गवर्नमेंट में चलें, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 IAS ऑफिसर्स की सैलरीज अलग होंगी, है ना। Political justice means all citizens should have equal political right, equal access to all political office and equal voice in the government. ठीक है। Liberty, absence of restraint, ये आता है वर्ड क्वेश्चन में। 2021 में आया था कि लिबर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे या समझेंगे। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन एक ऑप्शन में था। ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल and same time providing opportunity for the development of the individual, ठीक है। ये हो गई लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। द आइडिया बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। कई बार स्टेट वाले एग्जाम्स में पूछ लेता है कि कहाँ से बोरो किया है। Liberty as elaborated in the preamble is very essential for successful functioning of the Indian democratic system, but liberty does not mean license to do what one's like. वही है ना, absolute नहीं है, it has to be enjoyed with limitations. आपके rights, आपके duties कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है, उन limitations को भी कॉन्स्टिट्यूशन derive कर रहा है। तो it is conceived by the preamble और fundamental right is not absolute but qualified. अब लास्ट 2 है। इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, है ना, टू एनी सेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन।
और इक्वालिटी जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है, इट एम्ब्रेसेस सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसको भी लिया गया है, एंड वेरियस प्रोविजन गिव इफेक्ट टू दिस प्रिंसिपल इक्वालिटी, आर्टिकल 16। हाँ ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द स्टेटस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के केस में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस मिल रहा है। फ्रैटर्निटी, अगेन फ्रेंच रेवोल्यूशन, मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। प्रियम्बल इंडिया को या कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रैटर्नल डिक्लेयर कर रहा है और अश्योर कर रहा है दो चीज़ें, पहला डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये भी वर्ड आपका 1976 में ऐड हुआ है, इंटीग्रिटी। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप हमने देखा, सिंगल सिटीजनशिप से हम देख रहे हैं प्रोविजंस इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल। ठीक है, के.एम. मुंशी opinion that dignity of individual signifies constitution not only ensures material betterment and maintain a democratic setup but it also recognizes personality of every individual is sacred। तो यूनिटी इंटीग्रिटी में यही आएगा कि हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी और वो सेक्रेड है। ठीक है, सबकी अपना इंडिविजुअलिज्म है, सबके अपने व्यूज़ हैं, सबके अपने बिलीव्स हैं, वो सेक्रेड है। आपको इंटीग्रल लाइफ जीने का पूरा हक है जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन था ये मेंस पर्सपेक्टिव से था थोड़ा, जो हर टॉपिक्स के अंदर, हर पॉइंट के अंदर इतने सारे पॉइंट्स थे हर वर्ड के अंदर, ये मेंस पर्सपेक्टिव से था। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? क्लियर है पूरा?